सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको। न्यूक्लियस दो तरह का देखने को मिल सकता है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड या डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं और दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड इनडिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। आज की क्लास में हम जो कुछ भी बात करेंगे बच्चे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की कुछ भी कहानी नहीं होगी, ठीक है। सो अगर बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बोल लीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में डिस्कवर किया गया था। आपको बता चुका हूँ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल बोल देते हैं। क्यों कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा रेगुलेटेड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। सर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो इसकी वजह से कंट्रोलिंग यूनिट क्यों बोले? भाई जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे आप एंजाइम की बात कर लीजिए या बॉडी के कोई भी स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, सब किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। तो फाइनल रेगुलेट करने वाला स्ट्रक्चर कौन होगा? प्रोटीन ही होगा। अगले पॉइंट में इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की बात कर लीजिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात कीजिएगा, क्या क्या काम होता है बच्चे? सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका फंक्शन है कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो बोल लीजिएगा न्यूक्लियस करता है। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जो कुछ भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास, जो कुछ भी करने वाला इंफॉर्मेशन है वो सेल के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के किस फॉर्मेट में? तो क्रोमेटिन मैटेरियल के फॉर्मेट में। क्रोमेटिन मैटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा और उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए दिखेगा और इसी डीएनए के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। अगला, तो इसका काम क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने का मतलब पेरेंटल जनरेशन से दूसरे F1 जनरेशन में, या बोल लीजिएगा एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो कुछ भी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, इस कैरेक्टर के ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या बोल लीजिएगा? इनहेरिटेंस, है ना। इसके अलावा बोल लीजिएगा सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सर सेल ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करता है? भाई बताएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ग्रोथ होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ होगा। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई हैमरलिंग। बताए थे आपको कल कि हैमरलिंग सब एक एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से प्लांट पे? तो एसिटाबुलेरिया प्लांट पे, है ना। और एसिटाबुलेरिया प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट करके बताएं कि कैसे कंट्रोलिंग यूनिट है न्यूक्लियस सेल का। क्या बताए थे? तो एक्सपेरिमेंट किए थे। ये आपको एक एसिटाबुलेरिया का सेल दिख रहा है या एसिटाबुलेरिया प्लांट दिख रहा है। एसिटाबुलेरिया को बोल देते हैं लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, है ना, या लार्जेस्ट सिंगल सेल एल्गी। देखिएगा ये सिंगल सेल ही है, एक ही सेल है। इसका हेड रीजन दिख रहा है, टेल रीजन। हेड रीजन को काट के अगार मीडियम पे डाले तो टेल रीजनरेट हो गया। टेल को काट के अगार मीडियम पे डाले। सर अगार मीडियम क्या होता है? पचाया हुआ खाना दे दिए इसको। खाना बनाने की इसको जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेटिक होगा तो खाना बनाना पड़ेगा। हम खाना बना के उसको पचा के आराम से दे देते ताकि ये बस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ग्रो करे। ऐसे मीडियम को बोल देते हैं न्यूट्रिशन मीडिया। ये हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो जब टेल रीजन को अगार मीडियम पे डाला गया तो हेड का जनरेशन नहीं हुआ। बताया गया कि जो हेड है उसमें न्यूक्लियस होता है। अब हेड से टेल का रीजनरेशन हो जा रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा? कंट्रोलिंग यूनिट कौन है? हेड है। हेड में न्यूक्लियस है। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? एसिटाबुलेरिया प्लांट पे। और किसके द्वारा किया गया था? तो हैमरलिंग साहब के द्वारा किया गया था, है ना। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की बात कीजिएगा तो याद कीजिएगा सेल डिवीजन की बात। सेल डिवीजन में दो पार्ट, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और एम फेज में जाके एक्चुअल डिवाइड करता है। तो एम फेज में जब डिवीजन वाला फेज आता है ना बच्चे, और डिवीजन वाले फेज के सबसे पहले फेज की बात कीजिएगा, प्रोफेज की बात कीजिएगा, तो इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस और ये सारे स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस का स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कौन से फेज में? एम फेज में, क्योंकि स्ट्रक्चर ढंग से दिख नहीं पाएगा, है ना।
अब स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है? सर 2 मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन। डन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी दिख रहा है क्या? इसको क्या बोल लीजिएगा? तीसरे नंबर पे आ जाइएगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन आया है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम दे दीजिएगा? आउटर मेम्ब्रेन नाम दे दीजिए। ये वाला जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर की ओर जो यहाँ पे मेम्ब्रेन आया है, इसको क्या बोल लीजिएगा? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच का स्पेस आ गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस, बीच में स्पेस है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फिर चलिएगा, ये मेम्ब्रेन आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जहां पे गैप है ना, इस गैप को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिएगा यहां पे आपको गैप देखने को मिल रहा है और इस गैप का नाम क्या दे दीजिएगा? न्यूक्लियर गैप। और इस गैप में या इस पोर में एक प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन का नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, है ना? इसका नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। डन। ये हो गया आपका यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अंदर की ओर चलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिएगा ये अंदर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, सॉरी दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। देखिएगा यहाँ पे आपको इस तरह से एक फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर लेमाइना, है ना? इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर लेमाइना बोल देते हैं। इस न्यूक्लियर लेमाइना का याद कीजिएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट में आपको बताए थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ लेमिन प्रोटीन। और लेमिन प्रोटीन क्या करता है? यहाँ पे न्यूक्लियर लेमाइना का फॉर्मेशन करता है। अच्छा फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोल दिए, काम क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करने के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियर लेमाइना। तो इनर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर लेमाइना। न्यूक्लियर लेमाइना इसको बोल लीजिएगा बास्केट ऑफ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे फाइबरस स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? अंदर की ओर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इनर मेम्ब्रेन को। अब अंदर में जो कुछ भी फ्लूइड बन जाएगा, इस फ्लूइड का नाम क्या दे दीजिएगा? इस फ्लूइड का नाम दे दीजिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दे दीजिएगा? तो ये चौथे नंबर पे आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और अंदर में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल लीजिएगा? क्रोमेटिन मटेरियल। इस पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, है ना, जहां पे डीएनए लिखा गया है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? क्रोमेटिन मटेरियल बोल दिए इसको, क्रोमेटिन मटेरियल, है ना? इसको क्रोमेटिन मटेरियल नाम दे दिए, क्रोमेटिन मटेरियल नाम दे दिए। डन। अब इसी क्रोमेटिन मटेरियल में क्या देखने को मिलेगा? डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप क्या बोल लीजिएगा? सेंटर में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? न्यूक्लियोलस बोल लीजिएगा। डन। अब आउटर सरफेस पे, यहाँ पे आउटर सरफेस पे आप क्या देखेंगे? कुछ राइबोसोम अटैच रहेगा। यहाँ पे आपको राइबोसोम अटैच दिख रहा है। कौन से सरफेस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पे, इनर मेम्ब्रेन में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में ये आपको राइबोसोम दिख रहा है। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करेगा, किसको फॉर्म करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये बातें समझ में आई किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख पाए हम लोग। और न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, पहला आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। बीच में स्पेस है जिसको कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल देंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में गैप देखने को मिलता है, पोर देखने को मिलता है, माइन्यूट पोर देखने को मिलता है, दैट माइन्यूट पोर इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर पोर बोल लीजिएगा या बोल लीजिएगा न्यूक्लियर गैप। डन। ये 5वें नंबर पे आ जाइएगा। डन। ये न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर गैप हो गया। अगले पॉइंट पे, अगर मैं न्यूक्लियर पोर की बात कर लूं तो न्यूक्लियर पोर सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के द्वारा, है ना? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन क्या करता है? न्यूक्लियर पोर को सपोर्ट करता है या न्यूक्लियर पोर को मेंटेन करता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि इसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर लेमाइना। अब अंदर का जो कुछ भी कंपोनेंट फ्लूइड बच गया, अच्छा सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोल लेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोनेंट की बात कीजिएगा तो अंदर में क्या क्या दिखेगा? क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा, है ना? न्यूक्लियोलस कहने का मतलब क्या?
सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोल लीजिएगा, न्यूक्लियस। और अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, क्रोमेटिन मटेरियल की, यहाँ पे जो डीएनए लिखा हुआ है इसी को मैं बोल रहा हूँ क्रोमेटिन मटेरियल, है ना। तो सर क्यों इसको क्रोमेटिन मटेरियल क्यों, अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको बोल देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। बाद में यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। हम लोग एक एक का स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन। पहले मेम्ब्रेन की बात कर लीजिएगा, आउटर मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन किसकी ओर कंटिन्यू करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर कंटिन्यू करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट बनाएगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको राइबोसोम दिख रहे थे, राइबोसोम कैसा होगा, 70S टाइप या 80S टाइप। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस यूकैरियोटिक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे राइबोसोम कैसा चाहिए, 80S चाहिए। सर तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है क्या, होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो बन रहा था वो मेन प्रोटीन नहीं था, है ना। बोल सकते हैं कि वो एडिशनल था, और ऐसा बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इनर मेम्ब्रेन की बात कर लीजिएगा। द इनर साइड ऑफ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइन्ड बाय न्यूक्लियर लेमाइना। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि अंदर की ओर से इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सपोर्ट किया हुआ रहता है, लाइन किया हुआ रहता है, किसके द्वारा, लाइनिंग करने का मतलब अंदर की ओर, जैसे गट के अंदर हम बात कर लिए ना, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो अंदर की ओर जो कवरिंग होगा ना उसको बोल देंगे लाइनिंग, और बाहर की ओर जो होता है ना कवरिंग, उसके लिए कवर यूज करते हैं, है ना। तो देखिएगा अंदर की ओर जो लाइन है वो इसको क्या बोल दिए, न्यूक्लियर लेमाइना। तो न्यूक्लियर लेमाइना का काम क्या हो जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना। न्यूक्लियर लेमाइना का काम हो जाएगा सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस की बात करते हैं। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कुछ याद ही नहीं रखना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब साइज की बात कर लीजिएगा तो 10 to 50 नैनोमीटर याद रहता है, वेल एंड गुड, बहुत ज्यादा इस पे फोर्स नहीं डालना है। बट न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। न्यूक्लियर पोर की बात कीजिएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड, न्यूक्लियर इन्वेलप बोल लीजिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लीजिए, है ना, दोनों बात यहां पे बराबर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बीच बीच में छोटे छोटे गैप के द्वारा, ये छोटे छोटे गैप के द्वारा बोल सकते हैं इंटरप्ट किया गया है, कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरप्टेड है। माइन्यूट पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर गैप, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से बना हुआ है। द न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाय ऑक्टागोनल डिस्क्वायर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था क्या, अगर न्यूक्लियर पोर की बात कीजिएगा तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर पोर किसके द्वारा गाइडेड रहता है ना, ये गाइडेड रहता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के द्वारा, और ये कैसा है, ऑक्टागोनल डिस्क्वायर्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन है। अगले पॉइंट पे बाय न्यूक्लियर पोर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियर पोर की बात कर लीजिएगा, क्या बताए थे आपको, यहां पे ध्यान से एक बार देखिएगा, ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, यहां पे ये आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना। साइटोप्लाज्म में क्या बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म में बोल लीजिएगा प्रोटीन का सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। और यहां पे किसका सिंथेसिस हो रहा था, आरएनए का, किसका, आरएनए या राइबोसोम का, आरएनए बोल लीजिए, राइबोसोम बोल लीजिए। तो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकल के बाहर आ सकता है, और प्रोटीन क्या कर सकता है, अंदर जा सकता है। दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, कुछ सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंस किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर से किसमें आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से कहां के चला गया, साइटोप्लाज्म में। सर ऐसा जरूरत ही क्यों पड़ता है, क्योंकि एंजाइम चाहिए या नहीं चाहिए। न्यूक्लियस में क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है,
तो इसके सिंथेसिस के लिए एंजाइम चाहिए या नहीं चाहिए? अगर एंजाइम चाहिए तो एंजाइम को बनाने में पार्टिसिपेशन किसका होगा? प्रोटीन का होगा। तो सर प्रोटीन अंदर में भी तो बन सकता था, प्रोटीन अंदर में नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए, और अगर राइबोसोम की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने की बात कीजिएगा तो मैग्नीशियम का आयन हायर कंसंट्रेशन में चाहिए, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं देखने को मिलता है, वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। इसलिए राइबोसोम का दोनों यूनिट निकल के कहां पे चला जाता है? साइटोप्लाज्म में, और वहां से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन वापस आता है कहां पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो इसी पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहे थे। द मूवमेंट ऑफ आरएनए, है ना, इसको बोल लीजिएगा, द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। आरएनए का मूवमेंट कहां से? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन का मूवमेंट साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन सा करता है? फ्रैगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसीलिए बोल दिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके द्वारा बनाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डिसअपीयर ड्यूरिंग द प्रोफेज एंड रीफॉर्म ड्यूरिंग द टेलोफेज। अगर बात कर लीजिएगा एम फेज की, तो एम फेज के प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, और वापस रीअपीयर होता है कौन से फेज में? टेलोफेज में। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइडल मटेरियल है ना, जो फ्लूइडल मटेरियल है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडल सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल लीजिएगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के में क्या क्या कंटेंट आ जाता है, तो आपको बताए थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या बोल लीजिएगा? क्रोमेटिन मटेरियल। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, सर्कुलर स्ट्रक्चर था, इसको क्या बोल लीजिएगा? बोल लीजिएगा न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे आप बोल सकते हैं क्या? डीएनए होगा, आरएनए होगा, है ना, ये सारा आपको न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल सकता है। अगले पॉइंट पे जाइएगा। एंजाइम्स की बात कर लीजिएगा। अच्छा सर, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक एसिड? बच्चे ये न्यूक्लिक एसिड है ना। अब न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में क्या बताएंगे? न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? तो आप बोल लीजिएगा सर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यही ना। तो न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब ये एक यूनिट की बात कर रहे थे। एंजाइम होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन के अलावा आप बोल सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो एंजाइम चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। न्यूक्लियोलस सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियस डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ना लिख के यहाँ पे बोल दीजिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इसको बोल लीजिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। डन। यहाँ पे डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, इसी को क्या बोल लीजिएगा? है ना, न्यूक्लियोलस बोल लीजिएगा। अब स्टार पॉइंट आता है क्या भाई, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? राइबोसोम या आरएनए का सिंथेसिस का मेन साइट क्या है? तो आप याद रखेंगे क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था न्यूक्लियोप्लाज्म में, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? क्रोमेटिन मटेरियल। अब यही क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल को डिवाइड करने की बारी आती है तो इंटरफेज में नहीं, प्रोफेज में आके कंडेंस करता है, और कंडेंस करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है? तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इस क्रोमोसोम की बात किए तो क्रोमोसोम में हो सकता है एक क्रोमेटिड्स हो सकता है क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स हो। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स आके ज्वाइन करेंगे कौन से रीजन में, है ना। दो क्रोमेटिड्स ज्वाइन करता है कौन से रीजन पे? तो सेंट्रोमियर रीजन पे, है ना। ज्वाइन एट सेंट्रोमियर, जिस रीजन पे जाके ज्वाइन करता है उस रीजन का नाम क्या देते हैं हम लोग? सेंट्रोमियर रीजन नाम दे देते हैं। अगले पॉइंट पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो जिस रीजन पे जाके ज्वाइन कर रहा था ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या इसी का नाम दे दीजिएगा आप सेंट्रोमियर। क्या नाम दे दीजिएगा? सेंट्रोमियर। डन। अगले पॉइंट पे सुनिएगा। अब इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन का नाम क्या दे दीजिएगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या इसी को बोल देते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। डन। तीसरे पॉइंट पे सुनिएगा। अब इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर
क्रोमोसोम का जो कुछ भी पार्ट है उसमें डीएनए होता है, उस डीएनए का नाम क्या देते हैं? सैटेलाइट डीएनए। डन। अगले पॉइंट पे अगर बात कर लेते हैं सेंट्रोमियर के दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रोमियर के बाहर दोनों साइड में एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉरी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल लीजिएगा? इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर बोल दीजिएगा। काइनेटोकोर का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर से अटैच करना। किसका काम हो जाएगा? काइनेटोकोर का काम हो जाएगा। अब ये दो क्रोमेटिड्स जो है ना, इन दोनों क्रोमेटिड्स का क्या नाम दे दीजिएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दोनों क्रोमेटिड्स का नाम क्या दीजिएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब सबसे पहला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अगर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात की तो क्या बोल लीजिएगा? पहले तो बताइएगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम। कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम। सारे के सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सारे के सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। दूसरे पॉइंट पे बोल लीजिएगा, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसका दूसरा नाम क्या दे देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इसको बोल दिए सेंट्रोमियर। अच्छा, इसकी खासियत क्या बोल लीजिएगा? इसके बारे में खासियत बताइएगा। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस रीजन पे आके ज्वाइन करता है ना, जंक्शन ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, जंक्शन ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का जंक्शन क्या है? इसको बोल लीजिएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को आप क्या बोल लीजिएगा? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR बोल देते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। डन। अच्छा, ये सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना, कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। काइनेटोकोर की बात करते हैं तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर के बाहर में प्रेजेंट रहता है इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इसको क्या बोल दिए? काइनेटोकोर बोल दिए। डन। ये काइनेटोकोर का कहानी। अच्छा, काइनेटोकोर का काम क्या होगा? अटैच विद द स्पिंडल फाइबर, अटैच विथ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 4 तरह का क्रोमोसोम आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक। अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कीजिएगा, क्या बताइएगा? सेंट्रोमियर कहां पे है? सेंटर पे दिख रहा है, सेंट्रोमियर एट सेंटर, सेंट्रोमियर एट सेंटर, सेंट्रोमियर सेंटर पे तो क्या बोल लीजिएगा? है ना, मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर सेंटर के पास में है, सेंट्रोमियर सेंटर के पास में, ठीक है, सेंट्रोमियर नियर अबाउट द सेंटर। सेंट्रोमियर नियर अबाउट सेंट्रोमियर कहां पे दिखेगा? सेंटर के पास में दिखेगा।
तो इसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म और दूसरा लॉन्ग आर्म दिखेगा। शॉर्ट आर्म की बात कीजिएगा क्या बोल लीजिएगा, पी आर्म, और लॉन्ग आर्म की बात कीजिएगा क्या बोल लीजिएगा, क्यू आर्म, क्यू आर्म एंड पी आर्म। डन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर सेंट्रोमियर टिप के पास में दिखे, सेंट्रोमियर कहां पे दिखे, टिप के पास में दिखे, सेंट्रोमियर आपको यहां पे टिप के पास में दिख रहा है, टिप पे नहीं, सेंट्रोमियर नियर अबाउट टिप, सेंट्रोमियर नियर अबाउट टिप, अबाउट टिप, ठीक है, टिप के पास में। और अगर सेंट्रोमियर टिप पे पहुंच जाए, बहुत छोटा सा पार्ट ऊपर की ओर दिखे, इसको क्या बोल लीजिएगा, टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एट टिप, सेंट्रोमियर एट टिप। सेंट्रोमियर अगर टिप पे दिखे तो क्या बोल लीजिएगा, टीलोसेंट्रिक। फिर से बता रहा हूं, सेंट्रोमियर एकदम टिप पे ऊपर की ओर पहुंच जाए, बोल लीजिएगा टीलोसेंट्रिक। टिप के पास में दिखे, टिप पे नहीं, टिप के पास में दिखे तो फिर से बोल लीजिएगा आप क्या, एक्रोसेंट्रिक। फिर से यहां पे पी आर्म बनेगा और क्या बनेगा, क्यू आर्म बनेगा। अगले पॉइंट पे आइएगा, सेंटर के पास, सेंटर पे नहीं, एक आर्म छोटा दूसरा आर्म बड़ा, तो जो छोटा आर्म होगा उसको पी आर्म, जो बड़ा आर्म होगा उसको क्यू आर्म बोल दीजिएगा। और अगर सेंटर पे रह दे तो क्या बोल लीजिएगा, मेटासेंट्रिक। ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात हो गई। वापस एक बार फिर से यहां पे देख लेते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बता दिए आपको, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर पे कंस्ट्रक्शन होगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इसको बोल लीजिएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और इसके ऊपर जो डीएनए दिखेगा उसको सैटेलाइट डीएनए। और सेंट्रोमियर के बाहर में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, और ये अटैच होता है किससे, स्पिंडल फाइबर से, है ना, ये आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर। डन, स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ये बातें हो गई। डन बच्चे, बाकी चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और अगले चैप्टर की बात बच्चे अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।